पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चाकू अभी भी तनु के हाथ में था। वो एकदम से सुमेर के पेट में चाकू घोंप देती है। सुमेर के एक दर्द भरी आह गूंज जाती है उस बंद कमरे में, पर वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अगले ही पल वो अपने पेट से चाकू खींचकर बाहर निकालता है और बिना देर किए मार देता है तनु को। वो सीधा तनु के पेट पर चाकू मारता है। आह! तनु चिल्ला पड़ती है और उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो निढाल सी वही जमीन पर गिर जाती है। उसके पेट से खून बहने लगता है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। खून तो सुमेर के पेट से भी बह रहा था। वह अपनी कमीज निकालकर अपने पेट पर बांध लेता है और फिर एक नज़र तनु की तरफ देखते हुए बोला, मर गई साली। फिर वो वहां से बाहर निकल जाता है और उस रात के अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। वो खुश था कि जो उसने चाहा वही सब हुआ। वह अपने चेहरे पर विजयमयी मुस्कान लाते हुए बोला, तनु का गेम खत्म हो चुका है। समीर तो पहले ही मर चुका है। आरोही भी जिंदा लाश है। आज नहीं तो कल मर ही जाएगी। तो कौन बताएगा सम्राट को कि यह सब मैंने ही किया है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं और कभी भी नहीं। वो अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए बेहद घमंड के साथ ये सब बोल रहा था। वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के करीब 10 मिनट के बाद रोहन वहां पर पहुंचता है। घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। ये देखकर उसका माथा ठनकता है। वो जल्दी से अंदर जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने तनु खून से लथपथ पड़ी थी। उसके जिस्म पर ना के बराबर कपड़े थे। रोहन जल्दी से उसके पास जाता है और पास रखे उसकी साड़ी उठाकर उसके ऊपर डाल देता है। फिर उसका सर अपने गोद में रखते हुए बोला, तनु तनु। वो उसका गाल थपथपाते हुए बोलता है। वो देखता है कि उसकी सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही है। इसका मतलब यह अभी जिंदा है। थैंक गॉड। रोहन फटाफट से उसे उठाने लगता है। तनु अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है और धीरे से बोलती है, मत बचाओ मुझे, मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। वो धीरे धीरे बोल रही थी और बोलने की वजह से उसकी सांस उखड़ रही थी, पर फिर भी वह बोल रही थी। वह आगे बोलती है, मरने से पहले मैं उसे मारना चाहती थी अपने हाथों से, पर वह बच गया। मेरी आखिरी इच्छा समझकर वादा करो, तुम मरोगे। उसे मारना ही होगा। उस जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। रोहन उसे अपने गोद में उठाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहता हुआ वह फटाफट से उसे बाहर लेकर भागता है और तब तक तनु अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। ठीक उसी वक्त सम्राट वहां पर पहुंचता है। रोहन उसे देखकर हैरानी से, सर आप यहाँ? सम्राट ने कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? वो तनु की तरफ देखते हुए कहा, अभी तनु को तेरी जरूरत है, तू हॉस्पिटल जा, सुमेर को मैं देख लूंगा। रोहन अपनी आंखों में अंगारे भरते हुए कहा, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूं, इतना कर दीजिए बस मेरे लिए। इतना कहकर वो तनु को गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा देता है और फिर तेजी से गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ भगा देता है। सम्राट सुमेर के पीछे जाता है। हालांकि उसके आदमी भी सुमेर का पीछा कर रहे थे, पल पल की खबर सम्राट को दे रहे थे। सम्राट का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसकी आरोही को जरा सी खरोच भी आ जाती थी तो वह पूरा घर सर पर उठा लेता था। और यहाँ तो सुमेर ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अब तो सुमेर का अंत तय है। अब उसे सम्राट से कोई नहीं बचा सकता। उधर रोहन जितनी जल्दी हो सके उतनी तेज गाड़ी चला रहा था। पिछली सीट पर लेटी तनु अपनी आखिरी सांस ले रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अब उसमें जान ही नहीं हो। रोहन बार बार मिरर में से उसे ही देख रहा था। आज उसे पछतावा हो रहा था कि अगर वह तनु की बात पहले ही यकीन कर लेता तो आज ये सब होता ही नहीं, पर जो होना था वो हो चुका था। उसे बदला नहीं जा सकता था। वो उसे बार बार आवाज लगा रहा था, तनु तनु। वह चाहता था कि तनु होश में रहे, पर तनु को कोई होश नहीं था। अगले ही पल उसका हाथ नीचे लटक जाता है। ये देखकर रोहन और भी घबरा जाता है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, प्लीज भगवान इस लड़की को बचा लो। अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे लगेगा इसकी मौत की वजह मैं ही हूं। मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए वह आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच जाता है। तनु को उसने साड़ी से पूरा कवर कर दिया था। वह उसे अपनी बाहों में उठाते हुए भागा भागा अंदर जाता है। डॉक्टर जल्दी से तनु को अंदर ले जाते हैं और रोहन परेशान सा बाहर ही खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रह रहकर उसे एक ही बात खाए जा रही थी कि कहीं तनु को कुछ ना हो जाए। उधर सुमेर आजाद पंछी की तरह उड़ता ही जा रहा था, इस बात से अनजान कि सम्राट उसके पीछे आ रहा है। रात काफी हो गई थी। सुमेर एक सुनसान सी जगह पर गाड़ी रोकता है, बाहर आता है। वो अपनी दोनों बाजू ऊपर हवा में करते हुए अंगड़ाई लेते हुए बोला, अब मैं बिल्कुल आजाद हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए बोलता है। उसके बाद वो एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रखता है। कस करते हुए बोला, मेरे दिमाग को तो मानना पड़ेगा, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। यह कहता हुआ वो शैतानों की तरह हंसने लगा। ठीक उसी वक्त फुल स्पीड में ब्लैक कलर की गाड़ी उसके पास से गुजरती है और उसके अंदर बैठे सम्राट के आदमी कब उसे गाड़ी में खींच लेते हैं उसे पता ही नहीं चलता।
ये सब एक हवा के झोंके की तरह होता है। सुमेर एकदम से घबरा जाता है। गाड़ी की पिछली सीट पर बीच में बैठा वो और उसके आसपास बैठे नकाबपोश। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी उसमें से एक उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अगले ही पल सम्राट के पास फोन आता है। सर, हमने उसे पकड़ लिया है, आप कहे तो। सम्राट ने आंखों में अंगारे भरते हुए कहा, इतनी आसान मौत तय नहीं की है मैंने उसके लिए। उसे वहीं ले जाओ जहां उसे होना चाहिए और इतना टॉर्चर करो कि उसकी रूह कांप जाए, पर याद रखना कि वो मरना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर तनु का ट्रीटमेंट कर रहे थे। रोहन को बहुत घबराहट हो रही थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। रोहन जल्दी से उसके पास जाते हुए बोला, वो ठीक तो है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह। रोहन की आवाज में तनु के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर रोहन की तरफ देखते हुए बच गई है, पर उनका ब्लड काफी लॉस हो गया है। इस कारण वो बहुत कमजोर हो गई है। उनको आपकी केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। पेशेंट की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो जीना ही नहीं चाहती। फिजिकल और मेंटल लेवल पर बहुत ही वीक है वह। आपको उनका ध्यान रखना होगा, सुबह तक उनको होश आ जाएगा। अब आप उनके पास जा सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। रोहन के कदम तनु की तरफ बढ़ जाते हैं। वो अंदर जाता है। सामने बेड पर बेजान सी तनु पड़ी थी। रोहन एक नजर उसकी तरफ देखता है। उसे उसका वादा याद आ जाता है। वादा करो, तुम सुमेर को मारोगे, मेरी आखिरी इच्छा समझकर। सुमेर का ख्याल आते ही रोहन पूरा गुस्से से भर जाता है। उसी वक्त वह किसी को फोन करता है। तब उसे पता चलता है कि सुमेर को पकड़ लिया गया है। सम्राट ने उसे उस घर में रखा है जहां वो दोषियों को सजा देता है। वो घर नहीं, जहनुम है, जहां पर सुमेर पहुंच गया था। सारी बात सुनने के बाद रोहन फोन कट करता है। ये तूने ठीक नहीं किया सुमेर, मुझे वो बनने पर मजबूर कर दिया जो मैं नहीं बनना चाहता था, पर गलतियों की सजा जरूर मिलती है जो तुझे मिलकर ही रहेगी। बेहद गुस्से से वह ये सब बोल रहा था। उसके बाद वह वहीं पास रखे सोफे पर बैठ जाता है। नजरें एक बार फिर तनु की तरफ जाती है। डॉक्टर के शब्द कान में गूंज जाती हैं। पेशेंट की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि वह जीना ही नहीं चाहती। आपको उनकी बहुत केयर करनी होगी। इस वक्त रोहन उसकी हालत अच्छे से समझ सकता था, क्योंकि वो खुद भी इसी दौर से गुजर रहा था। जिसे वो प्यार करता था वो उसका नहीं हुआ, जिसे तनु ने प्यार किया वो धोखेबाज निकला। हालात दोनों की एक जैसी ही थी। रोहन बहुत गहराई से ये सब सोच रहा था। तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो झट से तनु की तरफ देखता है जो बेहोशी की हालत में कांपने लगी थी और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। रोहन जल्दी से उठकर उसके पास जाता है। मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मत बचाओ। बेहोशी में भी वो यही सब बोल रही थी। रोहन का हाथ खुद ब खुद उसके माथे पर चला जाता है और वह उसके माथे को सहलाते हुए उसे शांत करने लगता है। तनु बेहोशी में उसका दूसरा हाथ पकड़ लेती है और धीरे धीरे शांत हो जाती है। रोहन पास रखे स्टूल पर बैठ जाता है। उसका एक हाथ तनु के हाथ में, दूसरा हाथ उसके सिर पर था। दरवाजे के बाहर खड़ा सम्राट दोनों को देख रहा था। वो तनु को देखने आया था। रोहन को उसकी केयर करते हुए देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है और वह वापस चला जाता है। पूरी रात गुजर जाती है। पूरी रात रोहन वहीं बैठा रहता है और पूरी रात तनु उसका हाथ पकड़े रहती है। अगले दिन सुबह तनु को होश आता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलने के साथ ही रोहन का चेहरा नजर आता है जो कि उसके पास बैठा हुआ था और उसने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर वह हैरान रह जाती है और सबसे बड़ी बात, खुद को जिंदा देखकर उसे और भी हैरानी होती है, साथ साथ दुख भी, क्योंकि उसकी जीने की इच्छा बिल्कुल मर चुकी थी। वो एक नज़र रोहन की तरफ देखती है जो अभी भी उसका हाथ पकड़कर सोया हुआ था। तनु धीरे से अपना हाथ पीछे खींचने लगती है, पर उसकी हलचल से रोहन की नींद खुल जाती है। वह तुरंत उठता है और एकदम से तनु की तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। उसकी आवाज में तनु को अपने लिए फिक्र साफ महसूस हो रही थी। उसका दिल भर आता है और वह भरे हुए गले से बोली, क्यों बचाए, मुझे मर जाने देते। ये कहते हुए उसकी आवाज रूंध जाती है और उसकी आंखों के किनारे भीग जाती है। वह अपना चेहरा फेरकर अपनी तकलीफ छुपाने की कोशिश करती है, पर नहीं छुपा पाती। रोहन भी उसकी तकलीफ महसूस कर पा रहा था, पर वह क्या बोले, तनु को कैसे संभाले, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो कभी किसी लड़की के करीब गया ही नहीं और ना ही वो किसी से इतनी बातें करता था, खास करके लड़कियों से। ऐसा नहीं बोलते, बस इतना ही निकलता है उसके मुंह से। तनु अपने आंसू साफ कर लेती है। 2 पल के लिए वहां पर खामोशी छा जाती है। दोनों ही अपनी अपनी सोच में डूब जाते हैं। रोहन ये सोच रहा था कि वो तनु को कैसे संभाले, उससे किस तरह से बात करे, कैसे जिससे उसकी जीने की इच्छा वापस जगे, क्योंकि वह
तो हमेशा से अकेले ही रहता आया है, ना किसी से बातचीत, ना मिलना ना जुलना, एक मशीन की जिंदगी जी रहा था वो, और जिसके लिए उसके दिल में फीलिंग थी उसे तो वह कभी कह ही नहीं पाया। वहीं तनु ये सोच रही थी कि उसने फैसला किया था कि सुमेर से बदला लेने के बाद वह रोहन की जिंदगी से वापस चली जाएगी, और उसने तो इस दुनिया से जाने की पूरी तैयारी ही कर ली थी, पर किस्मत ने उसे बचा लिया। अब यही सवाल उसके सामने पहाड़ बनकर खड़ा था कि अब वो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि रोहन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये बात उसे अच्छे से पता है। दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थे। ठीक उसी वक्त नज वहां पर आती है। तनु को होश में आया हुआ देखकर उसके पास जाकर उसका चेकअप करने लगती है। चेकअप करते हुए वो रोहन की तरफ देखती है, जो बड़े बेचैनी से तनु को ही देख रहा था। रोहन ने नर्स से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, बाकी अभी डॉक्टर आकर देख लेंगे। इसके बाद वह तनु का फिर से चेकअप करने लगती है और फिर रोहन की तरफ देखते हुए बोली, सर आप मैम के लिए कुछ कपड़े ला देंगे? वैसे तो ये ठीक है और घर जा सकते हैं, बस इनको जितना हो सके उतना आराम करना है। रोहन वहां से उठते हुए बोला, मैं अभी कपड़े लेकर आता हूं। इतना कहकर वह बाहर निकल जाता है। तनु उसे ही जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। ऐसी हालत में तो वो कहीं जाने का सोच भी नहीं सकती। नर्स उसकी ड्रेसिंग करते हुए बोली, एक बात कहूं मैम, आपके हस्बैंड आपके बहुत केयर करते हैं। रात को जितनी बार भी मैं आपको देखने आई थी सर, आपके पास ही बैठे हुए मिले, कितने बेचैन हो गए थे वह। यू आर सो लकी मैम, नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो वहां से चली जाती है। तनु बेहद आराम से उसकी बातें सुन रही थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी। नर्स के शब्द उसके कान में गूंज रहे थे, सर आपकी बहुत केयर करते हैं। अगले ही पल उसे रोहन के शब्द याद आ जाते हैं, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूं, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना सर पीछे की तरफ टीका लेती है, जैसे अब वो कुछ भी सोचना ही नहीं चाहती, कुछ भी। रोहन हॉस्पिटल से बाहर निकल गया था, तनु के लिए कपड़े लेने जा रहा था। ठीक उसी वक्त सुहानी का फोन आता है। वो उसे पूछती है कि तनु ठीक तो है ना, भाभी को कुछ हुआ तो नहीं? रोहन एक गहरी सांस लेकर उसे सारी बात बता देता है कि कैसे सुमेर ने पहले तनु के साथ जबरदस्ती करने की और फिर उसे जान से मारने की कोशिश की। सुमेरी की हरकत के बारे में सुनकर सुहानी भी दंग रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुमेर उसका भाई है, और कितना घटिया है। रोहन कुछ सोचते हुए कहा, एक बात बता सुहानी, अगर तेरे इस भाई के हाथों तेरे दूसरे भाई का खून हो जाए तो क्या तू मुझे माफ करेगी? सुहानी सब अच्छे से समझ रही थी कि रोहन क्या कहना चाहता है। उसने खुद को मजबूत करते हुए कहा, जिस इंसान को लड़कियों की इज्जत की परवाह नहीं, जो किसी का सगा नहीं, जिसके लिए लड़कियां बस एक खिलौना है, वो मेरा भाई हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक गुनहगार है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, और ऐसे गुनहगार को आप सजा जरूर दोगे। आज से मेरा सिर्फ एक ही भाई है और वो आप हो। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। रोहन उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था। इसके बाद वो बिना कुछ बोले फोन काट देता है। दूसरी तरफ सम्राट के घर में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी थी। आरोही बिल्कुल ठीक हो गई थी, उसकी यादें भी वापस आ गई थी, और सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि उसके भाई ने शादी कर ली है। भाभी के रूप में चंचल को पाकर वह और भी ज्यादा खुश थी। सम्राट खुश था कि उसकी आरोही बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ, उसे तनु की फिक्र भी थी। तनु के साथ क्या हुआ है ये बात अभी तक उसने किसी को नहीं बताई थी, चंचल को भी नहीं, क्योंकि वह उसे दुखी या परेशान करना नहीं चाहता था। अब बात चल रही थी आरोही और समीर के शादी की। सुबह का वक्त है, हर कोई अपने कमरे में था। चंचल अभी तक सो रही थी, पर दो लोग थे जो गार्डन में थे। एक था सम्राट तो दूसरा समीर, दोनों ही आमने सामने थे। सम्राट ने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा, देखो मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता, मैं जो कहता हूँ साफ साफ कहता हूँ और सच कहता हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं कि तुम मेरी बहन से बहुत प्यार करते हो, पर एक सच और भी है कि मैं और तुम्हारे दादा कभी एक नहीं हो सकते। वो मेरी बहन को नहीं अपनाएंगे और मैं अपनी आरोही को उस नर्क में नहीं धकेल सकता। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम्हें अपने परिवार को चुनना होगा या आरोही को, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अच्छे से समझ लो, सोच लो, और जो भी तुम्हारा फैसला होगा बेझिझक मुझे बता देना। इतना कहकर सम्राट अंदर जाने लगता है। पीछे से समीर ने कहा, अगर अपने दादा के रास्ते पर ही चलना होता तो उनका घर छोड़कर नहीं जाता। मैं मानता हूं तुम्हारी और उनकी दुश्मनी है, उसमें तुम सही हो और वह गलत, और समीर कभी गलत का साथ नहीं देता, फिर चाहे सामने कोई भी हो। अपने दादा की दुश्मनी से, उनकी हरकतों से मुझे शुरू से ही नफरत है। एक वजह और भी है उनसे नफरत करने की, कि उन्होंने चंचल के माता पिता का खून किया है। जिस दौलत का हकदार चंचल है उस पर वो हक जमाकर बैठे हैं। ये सुनते ही सम्राट हैरानी से उसकी तरफ देखता है। उसने सोचा भी नहीं था कि ये सब समीर भी जानता होगा। समीर उसका चेहरा देखकर अंदाजा लगा लेता है कि वह क्या सोच रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, ये बात मुझे बहुत पहले से ही पता चल गई थी, पर उस वक्त मैं कुछ कर नहीं सकता था। मेरे दादा ऐसे हैं कि वो दौलत के लिए मेरा भी खून कर सकते हैं। मैं हमेशा से चाहता था कि चंचल को उस नर्क से निकाल दूं, पर मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाया था।
जैसे तुम्हें अपनी बहन के लिए फिक्र है वैसे मुझे भी है, पर मैं बहुत खुश हूं कि उसे जीवन साथी के रूप में तुम मिले और आरोही की तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ, एक खरोच तक नहीं आने दूंगा मैं, उस पर भरोसा रखो। जितना प्यार तुम उससे करते हो उससे तो ज्यादा ही करता हूं मैं। वादा करता हूं अपने परिवार का साया भी उसके ऊपर नहीं पड़ने दूंगा, पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है। समीर की सच्चाई उसकी आवाज में छलक रही थी, जिस पर यकीन हो गया था सम्राट को। अगले ही पल वो अपनी बाहें फैलाता है और उसे गले से लगा लेता है। समीर भी खुश था। इसके बाद समीर अंदर चला जाता है। सम्राट रोहन को फोन करता है, तनु के बारे में पूछता है। रोहन उसे बताता है कि तनु बिल्कुल ठीक है, उसे होश आ गया है, कुछ देर में वो उसे घर लेकर जा सकता है। सम्राट उसे समझाते हुए बोला, देखो रोहन, जो भी हुआ और जैसे भी हुआ उसे स्वीकार करो और उसका ख्याल रखो, मैं आता हूं थोड़ी देर में। इतना कहकर वो फोन रख देता है। रोहन तनु के लिए कुछ कपड़े देख रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो तनु के लिए क्या ले। उसने किसी लड़की के लिए कुछ लिया हो तो उसे पता होगा ना। दुकान वाला उससे पूछ रहा था आपको कौन सी साइज चाहिए, उसे ये भी नहीं पता था। अब जो उसे समझ में आया वो उठा कर ले आया। कुछ देर बाद वो कपड़े लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। उस वक्त डॉक्टर और नर्स दोनों ही तनु के पास थे। मिस्टर रोहन, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, बाकी मैंने आपको सब बता ही दिया है, बस इन डिस्चार्ज पेपर पर साइन कीजिए, इसके बाद आप अपनी वाइफ को लेकर घर जा सकते हैं। रोहन उन पेपर पर साइन कर देता है, कपड़े नर्स को दे देता है। इसके बाद वो डॉक्टर से बात करते हुए बाहर निकल जाता है। नर्स कपड़े निकाल कर देखती है। कपड़े साइज में इतने बड़े थे कि जिसमें एक नहीं दो दो तनु आ जाए। कपड़ों को देखकर वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। लगता है सर ने आपके लिए कभी कुछ खरीदा नहीं है, इसलिए उनको आपका साइज नहीं पता। नर्स तनु को देखते हुए बोलती है। तनु कपड़ों को देखकर मन ही मन हंस रही थी। उसे समझ आ गया था कि रोहन ने पहली बार किसी के लिए कुछ खरीदा है। वह नर्स की तरफ देखकर बोली, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी नई नई शादी हुई है, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि रोहन का मजाक बने, और ऐसा वो क्यों चाहती थी यह तो उसे भी नहीं पता। अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरा करके रोहन तनु को घर लेकर जा रहा था। जब तनु उसके लाए कपड़े पहनकर बाहर आए तो रोहन को एहसास होता है कि वह जरूर से ज्यादा बड़े साइज के कपड़े ले आया है। वो तनु के पास जाकर बोला, सॉरी, वो मुझे लड़कियों के कपड़ों का पता नहीं चलता इसलिए। तनु उसे सहज करते हुए बोली, नहीं ये कंफर्टेबल है और बहुत अच्छे भी हैं। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलती है। रोहन को नहीं पता था कि जब किसी के लिए कुछ लेकर आओ और वह उसकी तारीफ कर दे तो कितनी खुशी मिलती है। तनु को मुस्कुराता हुआ देखकर बदले में वह भी मुस्कुरा देता है। इसके बाद वह उसे बहुत ही आराम से गाड़ी में बैठता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, चल पड़ता है अपने फ्लैट की तरफ। अब उसने सोच लिया था कि तनु को वह अब अपने पास ही रखेगा, कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता था वह उसे लेकर, क्योंकि जो वो सुमेर के साथ करने वाला था उससे रेखा बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाली थी और उसका सारा गुस्सा निकलता तनु पर। इसलिए रोहन ने फैसला ले लिया था कि वह तनु को उस घर में तो बिल्कुल नहीं जाने देगा, और कोई रिश्ता हो ना हो पर इंसानियत का रिश्ता तो है ना। वह खामोशी से गाड़ी चला रहा था। तनु खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे मतलब नहीं था कि रोहन उसे लेकर कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। वह भरोसा तो रोहन पर कर चुकी थी, लेकिन इस बात का उसे खुद एहसास नहीं था। दूसरी तरफ सुमेर को शहर से बाहर एक सुनसान से जगह पर बनी सम्राट की एक पुराने विला में ले गए थे, जो किसी जेल से कम नहीं था। सुमेर एक कमरे में जमीन पर पड़ा हुआ था और अभी तक बेहोश था। कमरे के अंदर एक भी खिड़की नहीं थी, अंदर आने का एक ही दरवाजा था जो कि खुला हुआ है। सम्राट के इस जेल से भागना वैसे भी नामुमकिन था। सम्राट के आदमी सम्राट के अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तभी सुमेर को हल्का सा होश आता है। वह धीरे धीरे उठकर बैठता है। उसके माथे से खून बहकर सूख गया था। वह अपना सिर पकड़ते हुए उठता है। उसकी आंखों के आगे अभी भी अंधेरा छा रहा था, पर अगले ही पल जब वह खुद को एक बंद कमरे में देखता है तो हैरान रह जाता है। एक पल के लिए तो सांसें अटक गई थी उसकी। वह तुरंत उस कमरे से बाहर की तरफ आता है। बाहर सम्राट के आदमी खड़े थे। जैसे ही वह कमरे से बाहर आता है तभी एक जोरदार पंच उसके मुंह पर पड़ता है, जिससे वह दोबारा उस कमरे के अंदर जाकर गिरता है। एक एक करके सम्राट के कितने ही आदमी उसके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक ने कहा, याद रखना, बॉस ने कहा है कि यह जिंदा रहना चाहिए। ये सुनते ही सुमेर डर जाता है और डरते हुए कहा, बॉस? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन है तुम्हारा बॉस? क्या मतलब है तुम्हारा? और मुझे क्यों पकड़ रखा है? जाने दो, मुझे उसे पता नहीं था कि एक पल में उसकी जिंदगी नरक बनने वाली है, और उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि सम्राट उसकी सच्चाई जान चुका है और वह सम्राट के कब्जे में आ चुका है। सम्राट के आदमी उसके कपड़े उतारते हुए बोले, बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों के कपड़े उतारने का? इतना कहकर वह उसे बिजली के झटके देना शुरू करते हैं।
सुमेर दर्द से तड़प रहा था पर सम्राट के आदमी रुक नहीं रहे थे, यहाँ तक कि उसकी बॉडी से जगह जगह से खून भी बहने लगा था। पर जो दर्द, जो तकलीफ उसने आरोही को दी थी, समीर को दी थी, तनु को दी थी, उस तकलीफ के सामने तो ये तकलीफ कुछ भी नहीं थी। सुमेर दर्द से छटपटा रहा था। वह ज्यादा देर तक बिजली के शॉक झेल नहीं पाता और निढाल सा बेहोश होकर गिर जाता है। सम्राट के आदमी उसे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। रोहन अब तनु को लेकर अपने फ्लैट पर पहुंच गया था। वो गाड़ी पार्किंग में लगता है और तनु को बहुत ही आराम से गाड़ी से बाहर निकालता है। लिफ्ट के जरिए उसे अपने फ्लैट पर ले जाता है जो कि तीसरी मंजिल पर था। वो तनु का हाथ पकड़कर उसे बहुत संभाल कर आगे लेकर जा रहा था। उसका ये रूप देखकर तनु भी हैरान थी, क्योंकि वह जानती थी कि रोहन उसे पसंद नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी कितनी केयर कर रहा है। खैर, रोहन अपने घर का दरवाजा खोलता है, उसे अंदर लेकर जाता है। ये किसका घर है? तनु अंदर आते हुए बोलती है, हमारा। रोहन के मुंह से खुद ब खुद ऐसा निकलता है। वो अपने शब्दों पर गौर नहीं करता, पर तनु अटक गई थी उसके शब्दों में। अगले ही पल वो नजरें घुमाकर सारा घर देखती है। घर इतना साफ सुथरा था कि तनु तो बस देखती ही रह गई थी। कितने अच्छे से रोहन ने अपने घर को रखा हुआ था। एक बेडरूम, अटैच बाथरूम, एक किचन और छोटा सा लिविंग हॉल। घर छोटा था पर खूबसूरत था। रोहन बड़े ध्यान से उसे कमरे में ले जाता है, सहारा देकर बिस्तर पर लेटा देता है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाता है। तनु नोटिस करती है कि रोहन जब भी उससे बात करता था, नजरें झुकाकर उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसे अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी। वह मन ही मन जिसे चाहा वह मिला नहीं, और जो मिला वह चाहेगा नहीं। मन ही मन वो ये सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ सम्राट भी अब रेडी होकर बाहर आ गया था। चंचल और आरोही दोनों ने मिलकर नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। सब लोग हंसी खुशी मिलकर आज नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद सब हॉल रूम में बैठे थे, तभी पंडित जी आते हैं शादी के लिए मुहूर्त देखने। आरोही और समीर एक दूसरे को देख रहे थे। जहां समीर आंखों से शरारत कर रहा था, वही आरोही शर्माकर अपना चेहरा फेर लेती है। पंडित जी ने कहा, हाँ तो जजमान, 4 दिन के बाद का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। आप आरोही बिटिया की शादी 4 दिन के बाद कर सकते हैं। ये सुनते ही सभी के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। चंचल सबका मुंह मीठा करवाती है। इसके बाद पंडित जी चले जाते हैं। सम्राट चंचल को लेकर घर से बाहर निकलते हुए बोला, हम थोड़ी देर में आते हैं बड़ी माँ। इतना कहकर वह चंचल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। चंचल उसके साथ साथ चलते हुए बोली, क्या बात है, आपने नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, और मैं कल से नोटिस कर रही हूँ कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्यों परेशान हो, बताओ। सम्राट उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, गाड़ी में बैठो, सब बताता हूँ। उसके बाद वह भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है, निकल जाता है रोहन के घर की तरफ। रास्ते में उसने चंचल को तनु के बारे में सब बता दिया था कि कैसे सुमेर ने उसके ऊपर चाकू से हमला किया। ये सुनकर चंचल भी थोड़ा परेशान हो गई थी, पर वो कुछ बोलती नहीं, बस खिड़की से बाहर की तरफ अपना चेहरा करके बाहर देखने लगती है। सम्राट अच्छे से समझता है कि उसके और तनु के संबंध अच्छे नहीं थे। उस वक्त वह चुप रहना ही बेहतर समझता है। यहाँ रणवीर सिंह के घर पर भी पता चल गया था कि तनु पर चाकू से हमला हुआ है और वह मरते मरते बची है। ये सुनकर लगभग तनु की मां बगावत पर उतर आई कि वह अपनी बेटी के पास जाएगी, मतलब हर हाल में जाएगी। रणवीर सिंह ने गुस्से से कहा, एक बात याद रखना, अगर तुम इस घर की दहलीज पार करके मेरे दुश्मन के पास गई या तनु के पास गई तो दोबारा लौटकर इस घर में कभी मत आना। तनु के मां ने रोते हुए कहा, लौटकर आना भी कौन चाहता है इस नरक में। मैं उस दिन के लिए पछता रही हूं जब मैंने आप लोगों का साथ दिया, चंचल के माता पिता का खून करने में आपका साथ दिया। मैंने उस छोटी सी बच्ची से उसके माँ बाप को दूर कर दिया, वही सजा भगवान ने मुझे दी है। आज मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर हैं। समीर का तो कुछ पता ही नहीं कि वह जिंदा है या नहीं, और तनु, वह भी मौत के मुंह से बाहर निकली है। आपकी यह खून से भरी दौलत आपको ही मुबारक हो। मुझे नहीं रहना इस हवेली में। मुझे नहीं चाहिए ये जायदाद जो किसी का खून करके हासिल की गई हो। इसके बाद वो अपने पति की तरफ देखती है, आपको मेरे साथ चलना है तो आप भी आ जाइए, वरना मैं छोड़ने पर आए तो आपको भी छोड़कर चली जाऊंगी। बहुत ज्यादा वो गुस्से से बोलती है। उसकी बातें सुनकर रणवीर सिंह के तन बदन में आग लग जाती है और करुणा जी के भी। तनु के पापा भी तनु के माँ के पास जाकर खड़े होते हुए बोले, ये ठीक कह रही है बाबूजी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे जो हमने आप लोगों का साथ दिया। आप दोनों रहिए अकेले इस हवेली में, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेहनत कर सकता हूँ, काम करके अपने परिवार को खिला सकता हूँ। ये कहता हुआ वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर हवेली से बाहर जाने लगता है। पीछे से रणबीर सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, भूखे मरोगे तुम दोनों, बता रहा हूँ, तुमसे भीख भी नहीं देगा कोई तुम दोनों को। तुम दोनों को कोई नहीं जानता, मेरे नाम से जानता है तुम्हें सारी दुनिया, और अगर दोबारा यहाँ पर आए तो काट के रख दूंगा तुम दोनों को। रणवीर सिंह गुस्से से बड़बड़ा रहा था, लेकिन वो दोनों उसकी बातें अनसुना करके हवेली से बाहर निकल जाते हैं।
यहाँ रेखा कब से सुमेर को फोन लगा रही थी, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सुमेर एकदम से कहाँ गायब हो गया, और कल रात से उसका कोई फोन नहीं आया। उसने ये तो उसको बता दिया था कि वह घर आएगा और तनु को रास्ते से हटा देगा, और रेखा ऐसी माँ थी जो हर गलत काम में अपने बेटे का साथ दे रही थी। लेकिन अब जब सुमेर से बात नहीं हो पा रही है तो उसका दिल बैठा जा रहा था। तनु पर चाकू से हमला हुआ ये तो उसे पता चल गया था, रोहन उसे अस्पताल लेकर गया ये भी उसे पता चल गया था, लेकिन सुमेर कहाँ गायब हो गया ये बात उसके दिमाग में खटक रही थी। कहीं मेरे बेटे के साथ रोहन ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। बस यही सब उसके दिमाग में आ रहा था, जबकि सुहानी सब जानती थी कि सुमेर सम्राट की कैद में है और उसकी मौत तय है, लेकिन सब जानते हुए भी बहुत चुप थी। रोहन ने तनु के लिए सूप बनाया था, हालांकि वो कुकिंग में इतना अच्छा नहीं था, फिर भी उसने कोशिश की। सूप बाउल में डालकर तनु के पास ले जाता है, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। उसे लगता है कि सम्राट होगा। डोरबेल की आवाज से तनु भी अपने ख्यालों से बाहर आती है। रोहन ने सूप वाला बाउल टेबल पर रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि सम्राट सर और चंचल मैम आए हैं, मैं अभी आता हूँ। चंचल का नाम सुनते ही तनु को उसके साथ की गई अपनी सारी हरकतें याद आ जाती है। अपनी नजरों में बहुत बुरी तरह गिर गई थी। वो चंचल का सामना नहीं करना चाहती थी, उसमें हिम्मत ही नहीं थी। तभी रोहन जाकर दरवाजा खोलता है, सामने गुस्से से भरी हुई रेखा खड़ी थी। कहाँ है मेरा बेटा, क्या किया तुमने उसके साथ, वो रोहन पर गरजते हुए बोलती है और दंडनाते हुए अंदर आ जाती है। कहाँ है वो मनहूस लड़की जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, ये कहते हुए वो उस कमरे में चली जाती है। तनु बिस्तर पर लेटी हुई थी, रेखा गुस्से से भरी हुई उसके पास जाती है। यहाँ ये महारानी की तरह लेटकर आराम कर रही है और वहाँ मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा। रोहन जल्दी से उसके पीछे जाता है। रेखा रोहन की तरफ देखती है और उस पर गरजते हुए बोली, मैंने पूछा कहाँ है मेरा बेटा। रोहन बिना किसी भाव के कहा, मुझे पता नहीं। इतना कहकर वो तनु के पास जाता है, उसे सहारा देकर बैठाने लगता है। झूठ झूठ बोलता है तू, इस लड़की के पीछे लगकर झूठ बोल रहा है तू। उसकी बातों से रोहन का गुस्सा बढ़ रहा था। तनु सिर्फ रोहन को देख रही थी। रोहन सूप का बाउल उठाता है, अपने हाथों से तनु को पिलाते हुए बोला, पियो इसे। ये देखकर तनु हैरान रह गई, जबकि रेखा जल भूनकर राख हो गई। अगले ही पल वो सूप के कटोरे में हाथ मारती है, जिससे सारा सूप नीचे गिर जाता है। मेरे बेटे ने पता नहीं कुछ खाया होगा या नहीं, और तू इस लड़की को सूप पिला रहा है। बहुत पर निकल आए हैं तेरे, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है इसे तो मैं। ये कहते हुए वो तनु पर हाथ उठाने लगती है, पर रोहन बीच में ही उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बहुत हो चुका, एक बार कह चुका हूं, मुझे पता नहीं आपका बेटा कहाँ है। पता होता तो अब तक उसे अपने हाथों से मार चुका होता। ये कहते हुए वो उसका हाथ झटक देता है। आज पहली बार रोहन रेखा से इतने गुस्से से बात कर रहा था। एक पल के लिए तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, जबकि तनु मन ही मन खुश हो गई कि फाइनली रोहन ने स्टैंड लिया। रेखा रोहन के गिरेबान को पकड़ते हुए बोली, तू दो कौड़ी के लड़के फटीचर कहीं का, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला तू मेरे बेटे को मारेगा। ये कहते हुए हाथ उठाने लगती है, लेकिन इस बार रोहन एक अलग ही रोहन बनकर उसके सामने खड़ा था। वह फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आपके टुकड़ों पर नहीं, मैं उस इंसान के टुकड़ों पर पला था जिसने मुझे सहारा दिया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले कई सालों से आप और आपका नालायक बेटा मेरे टुकड़ों पर पल रहे हैं। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी और बेइज्जती करूं और धक्के मारकर आपको इस घर से बाहर निकालूं, इसलिए बेहतर होगा आप खुद ही चली जाए। जो हरकत आपके बेटे ने की है उसे आप तो क्या भगवान भी नहीं बचा सकता। बेहद गुस्से से बोलता है रोहन। रेखा गुस्से से उसे घूरती है, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी छोकरे की। तभी सम्राट अंदर आते हुए बोला, इसकी तो सिर्फ जुबान चल रही है, मेरे तो हाथ भी चल सकते हैं। सम्राट बेहद गुस्से से अंदर आते हुए बोलता है। वो काफी देर से बाहर खड़ा सम्राट और रेखा की बातें सुन रहा था। रेखा रोहन के साथ कैसा व्यवहार करती है ये सम्राट से छुपा नहीं था, लेकिन आज पहली बार रोहन को अपने लिए बोलता देखकर उसको भी बहुत अच्छा लगता है। रेखा सम्राट की तरफ गुस्से से देखती है, तूने ही मेरे बेटे के साथ कुछ किया है। बता मेरा बेटा कहाँ है, बता मेरा बेटा कहाँ है, क्या किया तूने उसके साथ। लगभग वो चिल्लाते हुए बोल रही थी। सम्राट उतने ही शांत भाव से बोला जहां उसे होना चाहिए, जहन्नुम में। वो रेखा के करीब जाते हुए बोलता है। इस वक्त उसकी आंखों में आग के शोले तैर रहे थे। सम्राट बेहद गुस्से से दांत भींचकर बोला, अभी तक तो तेरा बेटा जिंदा है, पर कब तक जिंदा रहेगा यह मैं नहीं कह सकता। मेरी बहन को जरा सी भी खरोच आ जाए तो भी मुझे बर्दाश्त नहीं, और तेरे बेटे ने तो उसे जान से मारने की कोशिश की, तो सोच क्या हाल होगा उसका। उसकी बातें सुनकर रेखा कांपने लगती है। सुमेर को खोने का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो गुस्से से सम्राट को घूरकर देखते हुए बोली, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं सम्राट। तूने और रोहन ने मिलकर मेरे बेटे को गायब किया है।
उसे तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी और वो हाल करूंगी मैं तुम दोनों का जो तुम सोच भी नहीं सकते। रही बात तेरी बहन का, तो क्या पता तेरी बहन किसके साथ मुंह काला करके आई होगी। ये सब तो होना ही था उसकी करनी का इल्जाम मेरे बेटे पर। सम्राट बीच में ही एक जोरदार चांटा उसके गाल पर रख देता है। उसने इतनी जोर से तमाचा मारा था कि रेखा दूर जाकर गिरी, सर चकरा गया था उसका। ये देखकर रोहन, चंचल और तनु तीनों की आंखें हैरानी से फैल गई। सम्राट अपने दोनों हाथ अपने जेब के अंदर डालते हुए रेखा के पास जाता है, पंजों के बल बैठते हुए बोला, कहा था ना मैंने, मेरे तो हाथ भी चलते हैं। रेखा को अभी तक ठीक से होश नहीं आया था। सम्राट ने उसे घूरते हुए कहा, वैसे तो मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अगर औरत तुम्हारे जैसी हो तो फिर मैं उसे बख्शता भी नहीं हूं। एक बात याद रखना, ये तुम्हारे गलत शिक्षा का नतीजा है। जो तुम्हारा बेटा आज मौत के मुंह में खड़ा है, जितना जिम्मेदार वो है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार तुम हो। जो उसकी हर गलतियों पर पर्दा डालती आई हो, उसे बचाती आई हो और उसे गलत काम करने के लिए बढ़ावा देती आई हो, वहां वो तड़प तड़प कर मरेगा और उसकी याद में तुम तड़प तड़प कर मरोगी। यही सजा है तुम दोनों की। इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम एक औरत हो, निकलो यहां से। रोहन, बाहर का रास्ता दिखाओ। इसे ये कहता हुआ वह एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रख लेता है और वहां रखे कुर्सी पर बैठ जाता है। तनु ने सम्राट का ये रूप पहली बार देखा था। वह तो बहुत ज्यादा डर गई थी। वह हैरान थी कि चंचल पता नहीं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह रही है। उसे क्या पता था कि सम्राट हैवानों के लिए हैवान था तो फरिश्तों के लिए फरिश्ता, और चंचल का तो दीवाना था। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।